अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा ज़फ़र। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमास और इसराइल के बीच में जंग अपने 25वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है और दोनों साइड से जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इसराइल ने अपनी ग्राउंड फोर्सेस गज़ा स्ट्रिप में डिप्लॉय कर दी और संडे से ग्राउंड इन्वेजन जो है इसराइल ने अपना स्टार्ट किया हुआ है। और जो सबसे ज़्यादा मेन स्ट्रीम में न्यूज़ इस टाइम आ रही है वो ये है कि नॉर्दर्न गज़ा स्ट्रिप से साउदर्न गज़ा का जो राब्ता है, कनेक्शन है, वो ख़त्म कर दिया गया है। जितनी भी रोड्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया ताकि नॉर्दर्न में जो रहने वाले लोग हैं वो अब साउदर्न गज़ा में ना जा सकें। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उन्होंने तकरीबन 15 दिन पहले ही धमकी दी थी कि वो नॉर्दर्न गज़ा में रहने वाले लोग भाग जाएँ साउदर्न साइड पे, और बहुत सारे लोग चले गए थे। लेकिन कुछ लोग नहीं जा सके और लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि 70 से 80 हज़ार लोग इस टाइम गज़ा के नॉर्दर्न एरिया में मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे लोग ज़ख्मी हैं, तो ज़ख्मियों के लिए मूव करना बड़ा मुश्किल होता है। लोगों के पास कन्वेंस नहीं है, वहाँ पर पेट्रोल भी नहीं है लोगों के पास कि वो मूव कर सकें, और ख़ास तौर पे एम्बुलेंस सर्विस भी वहाँ पर मौजूद नहीं है कि लोग जो हैं एम्बुलेंसेस का इस्तेमाल करते हुए ज़ख्मियों को लेकर जा सकें। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी सूरत हाल होगी। लेकिन अब जो वॉर है वो फुल स्केल की तरफ नज़र आ रही है कि मूव हो रही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो सारे ऑब्वियसली जब तक ये सीज़फायर नहीं होगा, जंग नहीं रुकेगी, तो कोई ना कोई एक्शन तो ज़रूर होगा। और अब यमन जो है वो फुल स्केल वॉर में शामिल हो चुका है। यमन की जो हूती फ़ोर्सेस हैं, ख़ास तौर पे जो उनकी प्रॉक्सी फ़ोर्सेस हैं, उन्होंने कल रात रॉकेट लॉन्च किए हैं इसराइल की सरज़मीन पर, और ईस्टर्न साइड से और नॉर्दर्न साइड से अब इसराइल पर, ऑब्वियसली नॉर्दर्न साइड से जो लेबनान है, हिज़्बुल्लाह, वो अटैक करता रहा है, और अब यमन जो है वो ईस्टर्न साइड से इसराइल पर अटैक लॉन्च कर रहा है। तो दोनों साइड से जो अब इसराइल है वो वॉर में है, क्योंकि ऑब्वियसली एक साइड पे वो इन्वेजन कर रहा है, तो उसके जो ऑपोज़िट साइड है वहाँ पर भी अटैक लॉन्च हो गए। जबकि अभी तक कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा कहा गया है कि क्रूज़ मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है हूतीज़ की जानिब से। आप लोग को मैंने कुछ दिन पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने एक इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि ये जो प्रॉक्सीज़ हैं बेसिकली इनको ईरान जो है वो प्रॉपर्ली फंड करता है, और मैंने ये भी बताया था कि ईरान जितना थ्रेट कर रहा है इसराइल को, और इसराइल का जितना बड़ा दुश्मन है, तो इसराइल के साथ वो फुल स्केल वॉर डायरेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बहुत सारे रिप्रिकॉशंस उसको फेस करने पड़ेंगे। लेकिन ईरान की जो प्रॉक्सीज़ हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को दोबारा बताती चलूँ। हिज़्बुल्लाह को ईरान लेबनान में फंड करता है। यमन में हूती जिन्होंने कल रात अटैक लॉन्च किया है। इसके अलावा सीरिया में लीमा फ़तेही प्रॉक्सी है ईरान की, जो जिसको वो फंड करता है और फुल मिलिटेंट भी कह सकते हैं, मिलिट्री इक्विप भी करता है। इसके अलावा इराक में बदर जो है इनकी अपनी प्रॉक्सीज़ हैं ईरान की। की जानिब से हमास ने भी एक डील इनिशिएट की है इसराइल के साथ कि सीज़ फायर करें तो हम अपने जो होस्टेजेस, इसराइली होस्टेजेस हमास के पास इस टाइम मौजूद हैं, तो हम उनको रिलीज़ कर देंगे। उनकी एक वीडियो भी वायरल की और होस्टेजेस के ज़रिए ये पैगाम इसराइल तक पहुँचाया गया है कि सीज़ फायर कर दो, हम होस्टेजेस तब रिलीज़ करेंगे। तो लेकिन नेतन्याहू जो है वो चाहते हैं कि फुल डिस्ट्रक्टिव वॉर हो और गज़ा स्ट्रिप जो है वो अब इसराइल के पास आ जाए और हमास को हम पूरी तरीके से ख़त्म कर दें। लेकिन नेतन्याहू का ये जो प्लान है, फुल स्केल प्लान, ये कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि नेतन्याहू की जो अपनी जो पार्लियामेंट है, अपनी कैबिनेट है, अपनी पार्टी के जो लोग हैं, वो अब नेतन्याहू से खुश नज़र नहीं आ रहे। 7 अक्टूबर को जो हमास ने अटैक किया था, उस टाइम बहुत ज़्यादा सिम्पैथी गेन की थी इसराइल ने, लेकिन अब ये पोल हुआ है जिसमें 7 अक्टूबर के बाद 67% लोग चाहते थे कि हमास को ख़त्म कर दिया जाए, गज़ा को ख़त्म कर दिया जाए, इन्वेड कर दिया जाए। लेकिन अब ये जो परसेंटेज है वो डिक्रीज़ हो गई है, 46% पे ये पोल आ चुका है, और जो इसराइल में पार्लियामेंट के लोग हैं, कैबिनेट के लोग हैं, वो चाहते हैं कि अब नेतन्याहू रिज़ाइन कर दें, क्योंकि नेतन्याहू को भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसराइल में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं पैलेस्टाइन के हक़ में, क्योंकि नेतन्याहू, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अपनी सिर्फ़ पर्सनली दुश्मनी ही पर उतर आया, और जिस तरह ह्यूमैनिटेरियन लॉस हो रहा है गज़ा के अंदर, वो कहीं पर भी किसी सूरत में भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोहरा म्यार है वेस्ट का। एक तरफ जब रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन पर, तो यूक्रेन के जब लोग मर रहे थे तो वो कह रहे थे कि ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये क्रिमिनल एक्ट्स हो रहे हैं। तो अब क्रिमिनल एक्ट्स होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, जबकि उनसे तो ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो यूट्यूब पे लगाई हुई वीडियोज़ को भी ब्लॉक कर रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि नेतन्याहू को अपने ही घर में सब बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्हीं के अपने जनरल ने उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। तो बड़ी अजीब-सी बात है कि जब एक मुल्क वॉर में है, और वॉर भी क्या, जेनोसाइड हो रहा है, और उन्हीं का अपना जनरल जो कि इस वॉर में मुलविस है, वो
नेतन्याहू से मुतालबा कर रहा है कि रिज़ाइन दे दो। तो नेतन्याहू के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है इसराइल की बहुत ज़्यादा ख़राब से ख़राब होती जा रही है। बायकॉट की जो वेव थी, जो स्टार्ट हुई थी कि बायकॉट प्रोडक्ट्स बायकॉट करने हैं, वो वेव काफ़ी कामयाब होती हुई दूसरी तरफ नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली जितनी भी यूरोपियन और वेस्टर्न प्रोडक्ट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे लोग जो बायकॉट कर रहे हैं, ऑब्वियसली लोग चीज़ें खरीद ही नहीं रहे, तो वो नई चीज़ें भेज भी नहीं रहे, तो उनके प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो, तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट हमें नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा इस टाइम प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं, और ये भी एक बहुत प्लस साइन है कि शायद अब सीज़फायर हो जाए, क्योंकि लग नहीं रहा कि ये वॉर किस साइड पे जाएगी, क्योंकि इसराइल इस टाइम तीनों साइड्स पर वॉर जो है वो फेस कर रहा है। नॉर्दर्न बॉर्डर पे, ईस्टर्न बॉर्डर पे, और गाज़ा से भी ऑब्वियसली हमास जो है वो रिटेलिएट कर रहा है। लास्ट में मैं आप लोग के साथ एक ही चीज़ शेयर करूँगी, वो वीडियो जो इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, वो मैं अनफॉर्च्युनेटली यूट्यूब पे नहीं अपलोड कर सकती, क्योंकि ऑब्वियसली यूट्यूब के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हम लोग वायलेट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जब पैलेस्टाइन के बारे में बात कर रहे हैं, कि यही बहुत बड़ी वायलेशन है यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड करने की। दूसरी है कि ये वीडियो वायरल हुई थी कि हमास के कुछ सोल्जर्स को एब्डक्ट किया है इसराइल ने, और उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा सलूक कर रहे हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी। मतलब बहुत ज़्यादा बुरा सलूक कर रहे हैं। मैं वो वीडियो मॉरली भी वो शेयर नहीं कर सकती अपने यूट्यूब अकाउंट पे या डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे। तो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि इसराइल किस-किस जगह पर अब इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर चुका है, और इंटरनेशनल लॉ इटसेल्फ इसराइल के अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहा। इंटरनेशनल लॉ की ल खिलाफ वर्ज़ी तो हर जगह पे ऑब्वियसली हो रही है। जैसे कि स्टार्ट में जब ये 7 अक्टूबर के बाद जब इसराइल ने रिटेलिएशन अटैक स्टार्ट किया, तो उस टाइम सबसे पहले फूड की सप्लाई रोकी, वाटर की सप्लाई रोकी, इलेक्ट्रिसिटी काट दी, ये एक वायलेशन है। दूसरी है कि बॉम्बिंग की गई रेज़िडेंशियल एरियाज़ में, जहाँ पर नॉर्मल लोग रहते हैं। उन बिल्डिंग्स को उड़ा दिया गया, ये भी एक इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्ज़ी है। इसके अलावा व्हाइट फास्फोरस बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया था, ये भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की गई है, और इन बॉम्ब्स को यूज़ करने पर तो सख्ती से पाबंदी की गई थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल्स को बॉम्ब किया गया है, और एक और चीज़, चिल्ड्रंस का कत्ल किया गया है, और जब चिल्ड्रंस की बात आती है तो ये सबसे बड़ा वॉर क्राइम है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वेस्टर्न मीडिया में एक बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि अभी तक न्यूक्स का क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया, यानी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। लेकिन जिस कदर अभी तक बॉम्बिंग हो चुकी है गज़ा में, तो वो एक हिरोशिमा में जो 1945 में अमेरिका ने बॉम्ब यूज़ किया था, एटॉमिक बॉम्ब यूज़ किया था, तो उस उतने ही मिकदार के बॉम्ब्स अब तक यूज़ हो चुके हैं। तो आई डोंट नो लोग इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं कि अब वो न्यूक्स की बात कर रहे हैं कि पैलेस्टाइन, गज़ा स्ट्रिप पे न्यूक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इस तरह मैं भी आपको बताती चलूँ, इसका जवाब मेरे पास है कि गज़ा स्ट्रिप तकरीबन 200 स्क्वायर किलोमीटर है, इतनी बड़ी है नहीं। अगर ये न्यूक्स का इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली इसराइल को भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफ़िकेशन के बटन को क्लिक करें।